मैं आमोद सर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आपका जो है आरओ मेंस की जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं उसकी मैं आपकी एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये आपका एक बैच है जो आपका 23 जनवरी 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र का जो है वो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले कारण क्या है, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता लेता हूँ जो मेरी स्ट्रेटेजी है। ये जब आपका प्री का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे। पहला पेपर 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो आपका चलेगा, और सेकंड आपका 200 नंबर जो आपका सेकंड और थर्ड पेपर 100 नंबर के हैं, टोटल मिला के जो 200 नंबर के हैं, इनका मैं एक प्रैक्टिस बैच बनाऊंगा। इस प्रैक्टिस बैच में हम बच्चों को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जब मैं आपका प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा वहां पर थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी ये वीडियो मेरी इस बैच पर निर्भर है। तो कारण क्या है कि जैसे मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, 12th फेल जो मूवी आई है, उस मूवी में आपने देखा होगा कि जब आपके 3 अटेम्प्ट उनके क्लियर नहीं होते, तो चौथे अटेम्प्ट में वो क्या होता है कि जब वो एक अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी जी बोलते हैं कि भाई आप अपने बारे में लिखो। वो बोलते हैं बहुत इजी है और लिखो तो सही। अब वो लिख नहीं पाते। तो कारण क्या है कि ये जो बच्चा 2200 बच्चा आएगा, देखो क्या होता है मेरे हिसाब से प्री का जो रिजल्ट है 2200 करीबन बच्चे निकलेंगे, बाकी 137 की कहानी है। देखो क्या है कि प्री के बाद मेंस में लगभग 2-3 गुना बच्चे निकलेंगे, टाइपिंग होगी, और आप सबको पता है कि टाइपिंग में बहुत कम चांस है बाहर होने के बच्चों के, क्योंकि बच्चों का टाइपिंग अच्छा रहता है। और कोई ऐसा बच्चा होगा भी नहीं कि जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट छोड़ दे। क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट 137 बच्चे जाएंगे। होंगे कुछ बच्चे जो अभी पीसीएस मेंस में अभी है, उनका वहां भी होगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम ये लेकर चलते हैं कि फर्स्ट 137 बच्चे आपके ज्वाइन करेंगे। तो हमें इस 2200 में से 137 में आना है। और ये कोई निकलना टफ भी नहीं है। मेरा मानना यह है, अगर सपने देखे हैं तो सपने को पूरा करना है। ये टफ नहीं है, लेकिन हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। भाई बिना स्ट्रेटेजी की आप पेपर नहीं निकाल सकते हो जहां पर मेंस आता है। तो क्या है कि जब हम लोग आप लोग को एक मेंस की टेस्ट सीरीज करवाएंगे, बच्चा मुझे इतना तो पता है कि सब बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे, क्योंकि वहां पर मेरी बेहतरीन टीम है। इसके पेपर बनाने शुरू हो गए हैं। एक प्रॉपर टीम मैंने आपको तैयार करी है जिनको मेंस तक का पूरा अच्छा अनुभव है। वो आपको इन 200 क्वेश्चन को बहुत अच्छी डिस्क्राइब करेंगे, जहां पे आपके डाउट होंगे उस डाउट को क्लियर करेंगे। यहां पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या होगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लिखना नहीं आता। कई ऐसे होंगे जो बोलते हैं निबंधित तो है, हम कुछ भी लिखें, क्या लिखें, क्या होगा, कितने कम आएंगे, कितने ज्यादा आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको लिखने का अनुभव नहीं है, अगर आपको पत्र का अनुभव नहीं है, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो मेरे हिसाब से जो मेरिट रहेगी वो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करेगी उन बच्चों के लिए जिनका ये पार्ट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ भी मेन खेल खेलेंगे। ठीक है? तो इस बैच को तो हम अलग स्टार्ट करेंगे। अब जिन बच्चों को लिखना नहीं आता उनके लिए मैंने ये एक बैच स्टार्ट किया। 4 बजे से 23 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगा। इस बार मैंने बच्चों से वादा किया था कि हम एक बेहतरीन टीम आपको लेकर आएंगे। हमारे पास हमारे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, हमारे सब अनुभव वाले, सब मेंस के अनुभव वाले हैं। मैंने आपका जो है एक अच्छी टीम तैयार करी है। और उसी टीम में जो है आपके हमारे बहुत बेहतरीन एक सर हैं जिन्होंने मेंस कई कोचिंग संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत अच्छा अनुभव है। और उनके कई बच्चे प्रशासनिक पदों पर भी हैं, बहुत अच्छा है। वो आपके अनिल पंत सर है। तो पंत सर जो है इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। पंत सर के अलावा हमारे जितने भी अन्य शिक्षक हैं, कुछ हमारे प्रशासनिक पदों पर हैं, अच्छे अच्छे हमारे विद्यार्थी हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, उनका भी आपको अनुभव देंगे। वो हमारी एक एक्स्ट्रा गेस्ट क्लास चलती रहेगी। पर इस प्रॉपर बैच को आपको पंत सर स्टार्ट करेंगे। पंत सर अभी आपको सारा सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे और उसको सुनना। देखो, जिसको निकलना है वो सुनना। क्लियर हो गया? देखो, मेरा मानना यह है कि आपको अगर तैयारी करनी है तो पहले सबसे पहले शिक्षक की बात सुननी पड़ेगी। अगर आप अपने को ये सोचेगा शिक्षक ये बता रहा है तो तब तो नहीं होता। आपको स्टूडेंट बन के शिक्षक की बात सुननी बेहद जरूरी है। आप पंसर की बातें सुने, आप उनको, वो अभी आपको इंट्रोडक्शन देगी, वो आपको सारी जानकारी जो भी है, जिस हिसाब से पेपर आता है, वो आपको बताएंगे। और उनकी 23 जनवरी से जो आपकी बैच की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वही स्ट्रेटेजी फाइनल करेंगे। उसके बाद हमारा ये बैच हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, आप अपने सपने पूरे करो। आपके सपने पूरे होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी आपको हमारी ही हमें मैंने हमारी टीम को, हमारे एजुकेशन एकेडमी को ही मिलेगी। ठीक है? और एक बात और मैंने कल ही पढ़ा था कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। ठीक है? तो क्या पता वक्त समीक्षा अधिकारी आपका वेट कर रहा है। ठीक है? अपन सर आपको आगे इंट्रोडक्शन देंगे। आपको पता है कि मेंस में 3 पेपर हैं। जो पहला पेपर है वो जनरल स्टडी का है। सेकंड पेपर आपका हिंदी का पार्ट है।
एंड जो थर्ड पेपर है वो आपका निबंध यानी ऐसे का पेपर है। ये 3 पेपर इसमें है और इन तीनों पेपरों में से हमारा जो मेन फोकस है तो तीनों पेपर पर, लेकिन हिंदी और निबंध वाले सेक्शन पर हम लोग ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। रीजन ये है कि एक तो ये जो दोनों पेपर हैं ये डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव होने के साथ साथ इसमें जो आपकी राइटिंग स्किल है, आपका जो वाक्य विन्यास है, इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि एक्चुअल में नंबर उसी के आधार पर मिलेंगे जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, जिसने कंटेंट अच्छा दिया होगा, अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखा होगा, राइटिंग स्किल जिनकी अच्छी होगी, उन सारी चीजों पर काउंट करके आपको नंबर मिलेंगे। जीएस का जो पार्ट है ये पिछली बार की तुलना में इस बार इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। अ, खास अच्छी बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे पिछली बार था वो भी ऑब्जेक्टिव था, इस बार भी ऑब्जेक्टिव है। चेंज ये हुआ कि पिछली बार तक इसमें जीएस वाले पेपर में 100 क्वेश्चंस आते थे ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन थे। इस बार इन्होंने इसको बढ़ा दिया है, इसको 200 नंबर का कर दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 200 क्वेश्चंस इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का जो इसमें पेपर है वो हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जीएस का, ये आपकी डिमांड के अनुसार हम लोग इसको तय करेंगे कि कितने स्टूडेंट है। जनरली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि हम पीटी से हमने काम किया है, हमारा अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हमारा ये सेक्शन ठीक है, हमारा किसी का हिस्ट्री ठीक है, किसी का पॉलिटी ठीक है, किसी का ज्योग्राफी को ठीक है, किसी का साइंस ठीक है, तो वो लोग कुछ यूनिट पढ़ना चाहते हैं। तो उन बच्चों के हिसाब से जब आप लोग आएंगे, आप लोग क्लास से जुड़ेंगे, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो डिमांड होगी, उस हिसाब से हम उसका बैचेस स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि इस 200 क्वेश्चन का जो हम टेस्ट पैटर्न चलाएंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे, वो तो चलाएंगे, उसमें तो हमने स्टार्ट करना ही है, बट यूनिट वाइज उसमें क्या रहेगा ये आप लोगों की डिमांड के अनुसार तय होगा। अब हिंदी और निबंध का पार्ट है, इसमें आपकी चॉइस भी लिमिटेड है, ये नहीं है कि साहब हमने हिंदी पढ़नी है या निबंध, इसमें तो आपको काम करना ही करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 137 पद हैं इसमें मात्र, और 137 पद में आपको पता है कंपटीशन बहुत अच्छा है। आपने पीटी का पेपर भी देखा, पीटी के आप लोगों ने अपने साथ ही देखे कितने कितने आप लोग मार्क्स इसमें गेन किया है, और मेंस में आकर के तो और भी ज्यादा जुझारूपन है। तो इसलिए इस पेपर पर हम लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, पूरी तरीके से आप लोगों को एक स्किल के साथ आगे बढ़ाएंगे, पूरी टीम इसमें लगेगी। और इसमें एक चीज मुझे ये बतानी है कि इसका जो हिंदी और निबंध का पार्ट है उसमें विशेष रूप से मैं आपके साथ इसमें काम करूंगा, आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा, और इसमें और जो भी स्किल आपने रिफॉर्म करनी है वो सारी चीज इसमें काम करेंगे, मिलकर हम लोग इसमें काम करेंगे। आज मेरा आने का उद्देश्य यह है कि ये जो बैच कब शुरू करना है ये तो सर ने आपको बता ही दिया है कि 23 तारीख से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें मेरा जो मेन काम रहेगा उसका पेपर नंबर ये सेकंड और पेपर नंबर थर्ड, जिसमें ये हिंदी संरचना और निबंध वाला पार्ट है। इस पैटर्न में आप देख ही रहे हैं कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी का, ये 3 घंटे का पेपर है और अधिकतम 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का ये रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखो कि आपकी जो मेरिट बनेगी मेंस की, 200 नंबर तो आपके किसके हैं, जीएस के रहेंगे, 100 नंबर का आपका रहेगा जो हिंदी वाला पार्ट है, और 100 नंबर का आपका रहेगा जो इसमें निबंध ऐसे वाला पार्ट है। तो यानी मेंस में 400 नंबर में से आपकी मार्किंग होगी, आपकी मेरिट इसी से बनेगी। और इसमें ये दोनों पेपर जो डिस्क्रिप्टिव है बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से आपका सिलेक्शन होना ना होना डिपेंड करेगा, क्योंकि आप पीटी से क्वालिफाई करके आए तो पहले वाले में वेरिएशन ज्यादा नहीं रहेगा, ये आप जान लीजिए। इसमें कोई 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर के ही वेरिएशन पे आप लोग रहेंगे, ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो सिलेक्शन होना ना होना ये फुली डिपेंड करेगा पेपर नंबर सेकंड और पेपर नंबर थर्ड पर। ऐसा नहीं कि पहले की इंपॉर्टेंस नहीं है, जब मार्क्स जुड़ेंगे तो 200 नंबर का तो अकेला वो है ही, लेकिन सिलेक्शन में अच्छी रैंक पे आना, डाउन पे जाना, ये बहुत हद तक आपका ये वाला सेक्शन तैयार निर्भर करता है। तो इसमें आप देख ही रहे हैं, जैसे इन्होंने पहले उसमें दे रखा है हिंदी वाले में कि एक तो आपको गद्यांश दिया जाएगा, और ये गद्यांश जो है 20 नंबर का है, इसमें 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। एक तो इसका उचित शीर्षक, पहला पार्ट तो ये है 4 नंबर का, फिर इसमें सारांश है, मूल सारांश का 1/3 भाग जो भी गद्यांश दिया रहेगा उसका 1/3। अब 1/3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे बच्चे उसको वर्ड काउंट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब क्लास शुरू होगी तो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसको 1/3 हम कैसे निकालेंगे, एक मोटा आंकलन कैसे करते हैं। और 6 नंबर में क्या होगा कि जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें कुछ 2 या 3 लाइनों को अंडरलाइन किया रहेगा, नॉर्मली 3 लाइन होती हैं, तो उसका अर्थ आपको लिखना है। और एक 2 नंबर का होता है, तो जाहिर सी बात है 3 होंगी तो आपका सीधा सीधा 3 दूनी 6 नंबर, 2 देंगे तो 3 नंबर का 1 होगा, 3 दूनी 6 नंबर। तो इस आधार पर 20 मार्क्स का आपका आ जाएगा हिंदी गद्यांश वाला पार्ट। 15 दूनी 15 चौको 60 नंबर में आपके 4 लेटर है। एक लेटर है जो आपका टेबुलर फॉर्म है, सारणी, यानी कोई लेटर आपको दिया रहेगा उसको आपको टेबुलर फॉर्म में ढालना है। कैसे उसको टेबुलर में लिखते हैं उसका भी एक स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है। तो
एक लेटर ये है जो 15 नंबर का है। अब रही बात कि 15 नंबर का ये क्वेश्चन है तो हमको कितने इसमें वर्ड लिमिट में लेके जाना है, ये सब आपको क्लास में हम जब कराएंगे, दिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ये सब आपको वहां बताएंगे। इसके साथ ही 3 लेटर और हैं, उसमें आपको पास ऑप्शंस रहेगा, या तो शासकीय या अर्धशासकीय पत्र। वो देगा आपको कि एक शासकीय पत्र लिखिए या एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए, तो जाहिर सी बात है पढ़ना दोनों पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों में से एक करना है तो आप एक ही करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है नहीं इसमें कि वो शासकीय देंगे। इन दोनों में से कोई भी एक लिखने को दिया जा सकता है, तो आपकी प्रैक्टिस शासकीय की भी होनी चाहिए, अर्धशासकीय की भी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा ये 15 नंबर का ही आएगा। 15 नंबर का इन दोनों में से एक आएगा, एक रहेगा या तो कार्यालय आदेश आएगा या कार्यालय ज्ञाप आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी वो दे सकता है, तो पढ़ना हमको दोनों है, तो प्रैक्टिस हमको इसकी भी करनी है, इन दोनों की भी करनी है। तो 4 लेटर ये हो गए। फिर अगला जो है 15 नंबर का है, जिसमें आपको विज्ञप्ति भी दे रखी होगी, या फिर उसमें परिपत्र दिया जाएगा, या फिर टिप्पणी। ऐसा नहीं कि तीनों देंगे, इन तीनों में से एक आएगा। क्योंकि अब यहाँ पर जैसे इन्होंने स्लैश लगा रखा है, तो या तो शासकीय देंगे या अर्धशासकीय देंगे, एक आएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर कार्यालय आदेश होगा या कार्यालय ज्ञाप, दोनों में से एक। क्लियर है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर है कि विज्ञप्ति कॉमा परिपत्र एवं टिप्पणी। तो बच्चे के मन में कंफ्यूजन ये है कि क्या विज्ञप्ति परिपत्र टिप्पणी तीनों आएंगे? जी नहीं। आप मार्क्स से देखो ना, ये वाला 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है। तो यहाँ पर तीनों नहीं करने, इन तीनों में से भी वो कोई एक देगा, लेकिन प्रैक्टिस तो हमको तीनों की, हमको क्या पता क्या देता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 लीटर आपको पढ़ने हैं। उन 8 में से 4 लीटर आएंगे, 15 चौको 60 नंबर का ये बनेगा। मामला क्लियर हो गया। इसके बाद जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि वो इंग्लिश हिंदी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजियां होती है, प्रशासनिक शब्दावलियां होती हैं, वो प्रशासनिक शब्दावलियां इसमें दे रखी है। जैसे आपको 12 शब्द दिए जाएंगे, जिसमें से कोई 10 शब्द का आपको क्या करना, ये इंग्लिश में दिया रहेगा, उसको आपको हिंदी में लिखना है। तो एक टर्म, एक शब्दावली 1 नंबर की होगी। 10 हैं तो 10 नंबर के हो गए। कुल मिलाकर के 10 शब्द ऐसे हैं जो हिंदी से इंग्लिश में लिखने हैं, और दूसरी एक ये है कि जो इंग्लिश में दे रहेंगे उनका आपको हिंदी में लिखना है। ध्यान देना इस पर भी। ये बहुत 20 नंबर है और बहुत चुराने वाले, यानी आप ये मान लो कि हल्की सी मेहनत करनी है और ये पूरे के पूरे 20 नंबर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा, या तो सही होगा या पूरा मिलेगा, या तो पूरा गलत होगा या पूरा सही होगा। यहाँ पर पूरे के पूरे 20 मार्क्स बच्चे लेके आते हैं। यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं कि चलो 15 का है, एग्जामिनर ने जो है आपको 8 दिया, 7 दिया, 10 दिया, यहाँ पर भी 8 दिया, 10 दिया, लेकिन यहाँ पर पूरे 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी हम काम करेंगे, आपको बताएंगे। एक तो होता है कि आपको लिखा दिया, रटना हो गया और आपने रट दिया उनको। रटना वाला पैटर्न नहीं चलेगा। इसमें कौन सा शब्द आएगा, किस शब्द पर ही हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, उसके पीछे भी एक थ्योरी होती है कि किन किन शब्दों पर ही वो लोग फोकस करते हैं। तो जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जिन शब्दों की जरूरत होती है, शासन प्रशासन में जो शब्दों का चलन होता है, उन शब्दों को बेस बना करके हम यहाँ पर काम करते हैं। तो 10 10 20 20 मार्क्स के हो गए, यानी 10 शब्द अंग्रेजी में रहेंगे, उनको हिंदी में लिखना है, 10 हिंदी में रहेंगे, उनको अंग्रेजी में लिखना है। 20 मार्क्स से हो गए। और 15-15 नंबर के आपको 4 लेटर लिखने हैं। 15 चौको 60, 60 और 20 80, और 20 मार्क्स का आपका हिंदी का जो सारांश हो गया, जिसमें आपको उसका शीर्षक लिखना है, उसमें आपको उसका सारांश लिखना है 1/3 में, और 6 नंबर से अंडरलाइन शब्दों की व्याख्या करनी है। तो ये जो 100 मार्क्स का है, ये आपका हिंदी का पेपर होगा। क्लियर। इसकी जो शुरुआत हम लोग करेंगे लेटर से, है ना। सबसे पहले हम लेटर, क्योंकि मेन है लेटर, एकाएक इसमें प्रैक्टिस नहीं होती है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, लिख रहे होते हैं, वो भी बहुत जगह लेटर में त्रुटि करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, और एकाएक वो जो उसको नहीं पता लेटर लिखना, एकाएक आता भी नहीं है, तो इसमें एक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, एक टाइम भी लगता है। इसलिए हमारी जो शुरुआत होगी वो लेटर के सेक्शन से होगी। क्लियर। अगला पार्ट है इसमें, जो पेपर थर्ड है आपका, पेपर थर्ड ऐसे का है, निबंध का है। और निबंध वाले में ये भी 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है, और इसमें आपको 3 निबंध लिखने हैं। अब समझ ध्यान देना यहाँ पर कि 3 है, 3 अलग अलग सेक्शन से है। पहला जो निबंध है खंड क में, ये साहित्य और संस्कृति का है, उत्तराखंड का फेवरेट टॉपिक है। आप पुराने कोई भी एग्जाम उठा करके देखो, साहित्य और संस्कृति पर एक ऐसे देता ही देता है। और दूसरा है सामाजिक और राजनीति, पहले वाले के ही अंतर्गत आएंगे। शब्द सीमा 600 शब्द में लिखना है और 35 नंबर का है। दूसरा भी आप देखो 600 शब्द में लिखना है, 35 अंक का है। तीसरा भी जो है 600 शब्द में लिखना है और 30 अंक का है। तो समझदारी भरी बात यह है कि हम पहले और दूसरे वाले को पहले निपटाएं, ताकि दूसरे थर्ड में आते हुए, क्योंकि शब्द सीमा बराबर है, यहाँ तो आपको 35 है, 35 है, यहाँ 30 है। अगर माना आपने लंबा टाइम इसी में ले लिया, तो आपकी मार्किंग 30 नंबर से होगी, तो आपका जो नंबर गेन करने का वो थोड़ा सा 5 नंबर और पीछे चले गए। तो इसकी स्ट्रेटेजी होगी कि हमको पहला और दूसरा वाला पहले निपटाना है, इसको हम बाद में निपटाएंगे। क्लियर। तो पहला वाला साहित्य और संस्कृति पे है। साहित्य और संस्कृति के टॉपिक बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि अभी पिछले आपने कोई पेपर में देख रहा था,
समूह गौ से रिलेटेड पेपर थे, तो उसमें उत्तराखंड की जो बोली है, भाषा है, जिसमें गढ़वाली कुमाऊनी बोली के शब्द हैं, उनका चलन बढ़ रहा है ना? बहुत सारे बच्चे उसको कर पाए, बहुत सारे नहीं कर पाए। तो इसका मतलब सीधा-सीधा है कि उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी जो साहित्य है, जौन कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी जो संस्कृति है, उसके परिवेश से रिलेटेड कोई टॉपिक आप में आ सकता है और उस पर आपको ऐसे लिखने को आ सकता है। मैं आपको एक टॉपिक जैसे उदाहरण के तौर पे दूं कि उत्तराखंड में एक एनजीओ है, एक संस्था है जिसका नाम है कलश। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कलश जो है समय समय पर अपने कवि सम्मेलन का संगोष्ठी भी करता रहता है। उस कलश संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तराखंड की जो बोली है, भाषा है, इसको इतना डेवलप करना, उसमें ऐसे ऐसे नए नए शब्दों पर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और उनका ध्येय यह है कि उत्तराखंड की जो भाषा है गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना, यानी संवैधानिक दर्जा देना। इसके लिए वो एक आंदोलन के रूप में काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कोई आज का तो है नहीं, लंबे समय से ये काम कर रहा है। तो अब तक उसकी प्रगति कितनी हुई, उसकी प्रगति में हमारे गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों का विकास कितना हुआ, उन्होंने अपने एक पृथक स्वरूप में किस लेवल तक वो डेवलप हुए, उसके संदर्भ में जो यहाँ से आपका एक टॉपिक क्रिएट हो सकता है। ये लिख सकता है, ये उसको ऐसे भी दे सकते हैं कि उत्तराखंड की बोली भाषा के विकास में अब तक हुई प्रगति पर क्या कीजिए, एक निबंध लिखिए या निबंधात्मक टिप्पणी कीजिए। 600 शब्दों में आ सकता है लिखने के लिए। तो इस स्वरूप में इसमें आएंगे। सामाजिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया। सामाजिक क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर राज्य की जो परिवार की जो जिम्मेदारी है वो पहले से ही वो लोग बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से वो लोग निभाते थे, उनका एम्पावरमेंट जरूरी है। तो ऐसे भी आ सकता है कि उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड में बालिका विकास, है ना, इस प्रकार के टॉपिक इसमें बन सकते हैं। तो ये उत्तराखंड के सामाजिक परिवेश से, नॉट ओनली उत्तराखंड, इसमें आपको स्वरूप थोड़ा वृहद दिखना होगा, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है ये उत्तराखंड की साहित्य संस्कृति, उत्तराखंड का समाज, उत्तराखंड की राजनीति। क्लियर, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये, तो मैं आपको उत्तराखंड के रिगार्डिंग बता रहा हूं। ये ऐसा भी आ सकता है कि 21वीं सदी में भारत की सामाजिक संरचना में हो रहे परिवर्तन पर निबंध लिखिए। क्लियर, ये भी इसमें आ सकता है कि आज में जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, ये डिजिटल जो सिस्टम तैयार हुआ है, इसने भारत की सामाजिक संरचना को किस हद तक प्रभावित किया है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु बताइए। तो क्या है, सामाजिक क्षेत्र आ गया भारत के परिप्रेक्ष्य में। ऐसी भारत की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति है। 2014 के बाद से हम ये देख रहे हैं, उससे पहले जो चलता था वो गठबंधन की राजनीति चलती थी। 2014 के बाद से क्या है, फुल मेजोरिटी का दौर शुरू हो गया। और 2024 में अगर ऐसे ही रहा, फुल मेजोरिटी की सरकार किसी की बनती है, तो भारतीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप को आप निबंध लिखिए, ये राजनीतिक प्रवेश में आते हैं। तो इस प्रकार के कई टॉपिक इसमें बन सकते हैं। इस पर हम आपको लिखाएंगे भी, आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको लिखने के लिए भी देंगे, और आप जो लिख करके भेजोगे उसको चेक करके फिर आपको मार्क भी करेंगे। कहां त्रुटि रह गई है वो एक एक पॉइंट करके हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा सेक्शन है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी। इसी में आर्थिक क्षेत्र है, इसमें कृषि एवं व्यापार का पार्ट है। तो इतने सारे टॉपिक आप इनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी में ही अपने आप में 50 टॉपिक हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र है, इसके अपने आप में ही 50 टॉपिक हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने पुराने पेपर जो देखे उसमें ऐसा देखा, इस प्रकार का निबंध आया है कि 1991 के बाद से जो भारत में आर्थिक सुधार हुए हैं, उन आर्थिक सुधारों का प्रभाव पर निबंध लिखिए, या भारत में हुए आर्थिक सुधारों ने जो एक आगामी आर्थिक ढांचा तैयार किया है उस पर निबंध लिखिए। क्लियर, तो 1991 के आर्थिक सुधारों ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उससे लोगों को जो लाभ मिला है, हमारे आर्थिक क्षेत्र कितने विकसित हुए हैं, उस पर आपको अपने पॉइंट देने, अपना एक निबंध आपको लिखना है। कृषि और व्यापार का पार्ट है, तो कृषि और व्यापार के भी अपने आप में कई टॉपिक हैं। जैसे बागवानी हो गया, इसी के अंतर्गत आएगा। उत्तराखंड में बागवानी का भविष्य, जिसमें आप सेब की खेती देख रहे हो, जिसमें फल है, फूल है, मसाले हैं, टी प्लांटेशन है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। अभी आपने पढ़ा होगा कोविड के दौरान कि हरिद्वार से जो वहां की कृषि मंडी थी, वहां से खीरे का और सब्जियों का जो हमने निर्यात किया है वो यूएई के देशों को हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में हमारा एक भविष्य बन रहा है। खासतौर से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इस सेक्टर में नॉट ओनली उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत के लिए क्या है, इसमें अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें रोजगार भी है, इनकम भी जनरेट हो सकती है, नेशनल इनकम भी बढ़ सकती है। यह भारत की आने वाले भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत में अधिकांश अनाज, अधिकांश फल सब्जियां नष्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोर नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो उसकी दिशा पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों सरकार कोल्ड स्टोर नहीं बना पा रही है, सरकार के सामने ऐसी क्या समस्याएं हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर के कोल्ड स्टोर पर ही डिपेंड। ये थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल, एक लॉन्ग, कह सकते हो कि एक उत्कृष्ट मानसिकता पर आधारित आपका ये निबंध हो गया। तो इस प्रकार के 50 टॉपिक इसमें से निकल सकते हैं। क्लियर हो गया। विज्ञान है, विज्ञान का पर तो एक फेवरेट जो टॉपिक है विज्ञान और धर्म।
आपको लिखना है कि किस प्रकार से विज्ञान धर्म को प्रमाणित करता है, किस प्रकार विज्ञान धर्म को सपोर्ट करता है, किस प्रकार जो है धर्म विज्ञान के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। जो बातें धर्म के द्वारा हम अंधविश्वास कहते हैं, विज्ञान आज उनको जो है हमारे सामने लॉजिकली प्रूव करने की बात कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस पर 50 टॉपिक तैयार होते हैं। एंड थर्ड है इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़। ये अपने आप में सबसे जटिल टॉपिक है, ये ध्यान रखना। लंबे समय से बोलते हैं कि चलो यार उत्तराखंड में आपदा हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, ये टॉपिक खूब आता है, कई बार आया भी है, बच्चे खूब लिखते हैं। लेकिन अब लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते और बच्चों की स्किल करते करते आपदा प्रबंधन पर सबका नजरिया लगभग एक जैसे स्वरूप में आ चुका है। इसलिए एग्जामिनर सबको जो एक एवरेज मार्क्स यहाँ पर देता है। इस पर आपको इनोवेशन करना है, सबसे ज्यादा काम करने वाला काम इसी टॉपिक पे है, क्योंकि आपदा प्रबंधन हर किसी के लिए कॉमन बन जाता है, आसान हो जाता है, हर कोई उसको तैयार करता है। यहाँ पर चक्रवात पे अकेले में चक्रवात पर क्वेश्चन दे सकता है, वो निबंध दे सकता है। भूस्खलन, उत्तराखंड में भूस्खलन के कारणों पर और उसके समाधान निराकरण पर आप निबंध लिखिए, ये भी आ सकता है, क्योंकि आप देखते रहते हो कि हमारे यहाँ चट्टानी भूस्खलन होते रहते हैं। इसी में जो है आपको बादल फटने की क्रिया आती है। इसी में जो है भूकंप, उत्तराखंड ऑलरेडी जो है हिमालय क्षेत्र सेंसिटिव जोन में है, भूकंप जोन में है। बाढ़ की संभावनाएं यहाँ पर कमी रहती है, भूस्खलन आदि के कारण आती है, लेकिन 2013 की त्रासदी हमने देखी है, तो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ग्लेशियर टूटते हैं यहाँ पर, है ना, उनसे भी ये वो सारे टॉपिक जो है इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। सूखा पड़ता है, ये टॉपिक मेरी नजर में अगर अच्छा पेपर बनाने वाला होगा तो इस पर एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। अभी तक बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की बात है, आप एक इनोवेटिव कार्य इस पर कर सकते हैं। फसल बीमा योजना चल रही है, लंबे समय से हमारी सरकार जो है फसलों के दौरान कभी बारिश नहीं होती, कभी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, सूखाग्रस्त घोषित कर देती है और किसानों को टाइम टाइम पर क्या करती है, इकोनॉमिक एड यानी इकोनॉमिक मदद करती रहती है। किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से भी उनको मदद दी जाती है। तो ये बड़ा टॉपिक है, इस पर लिखने के लिए बहुत कुछ है, बस एक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। और अन्यों से मान लिया जाए 10 बच्चे हैं जिन्होंने आपदा प्रबंधन पर लिखा और आप अकेले स्टूडेंट हो जिसने सूखा पर लिखा है और 4-5 अच्छे कंटेंट दे दिए, तो एग्जामिनर आपके इनोवेटिव आइडिया, विजन को देखते हुए उन आपदा प्रबंधन वालों से आपको 1, 2, 3, 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा ही देगा। और हर एक जगह आपको 3-3, 4-4 नंबर ही एक्स्ट्रा लाने होते हैं मेरिट में आने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। तो ऐसे टॉपिक पर हम काम करेंगे, कैसे हम लिखना है, इन पे टॉपिक कैसे चूज करना है, उनमें हमारे पास मैटर कैसे अवेलेबल होगा, वो सब हम आपको जब क्लास स्टार्ट होगी एक एक करके जब इन चीजों को शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि निबंध वाले सेक्शन पर मैं ही आप आऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। उसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे तय होगा उस पर मैं सब डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया? तो एक टॉपिक यहां से निबंध 3 ही लिखने हैं, आप ये भी ध्यान देना, 3 ही लिखने हैं, 600 शब्द में लिखने हैं। आप ये जान लीजिए 600 शब्द लिखने का मतलब ये हो गया कि ये डिपेंड करता है आपके लिखने की स्किल पर। कुछ लोग 3 पन्ने में कर लेते हैं, कुछ लोग 4 पन्ने में कर लेते हैं, कुछ लोग 5 पन्ने में कर लेंगे। तो एक एवरेज कितने पन्ने भरने चाहिए हमको, वो भी आपको क्लास में हम सब इसमें बताएंगे। आने का उद्देश्य ये है, ये चीजें मैं अभी डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो क्लास में डिस्कस होगा। इसको बताने का और आपके सामने इस वीडियो को लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि हर चीज की जो टेक्निकलिटी है, स्ट्रक्चर बनाना है, वो कम टाइम में उस स्ट्रक्चर को बना करके उसकी फ्रेमिंग तैयार करके हम कैसे उस पर काम करेंगे, उसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि निबंध लिखने में और प्रश्न का उत्तर लिखने में भेद नहीं कर पाते और दोनों में अंतर होता है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आता है कि भारत में अब तक हुए अंतरिक्ष विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर निबंध लिखिए। जो हमारा अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम है, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, उससे पहले एसएलवी वगैरह था, जितने भी हमने इसमें काम किया है, आज हम मंगल मिशन की बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें सब अंतरिक्ष विकास के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन भी है, जीएस का क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पर तो आपके लिए इजी है कि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जैसे आपका लोअर पीसीएस का है, पीसीएस में है, ये तो क्वेश्चन भी आता है वहां पर लिखने के लिए। तो जैसा हम इसको क्वेश्चन करते समय इसमें लिखते हैं कि अब तक ऐसा ऐसा ये विकास हुआ, पॉइंट आउट करते हैं, ऐसा हम निबंध में नहीं लिखते। और अधिकांश बच्चे वही गलती करते हैं कि जैसे कि हमारी शुरुआत ये हुई, परमाणु विभाग बना, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ, भामा से उसकी शुरुआत करते हैं, फिर इस सन में ये काम हुआ, एक प्रकार की विवरण गाथा दे देते हैं। निबंध विवरण नहीं होता है। निबंध का उद्देश्य आपका नॉलेज चेक करना नहीं होता है, उत्तर का उद्देश्य होता है आपका नॉलेज चेक करना। और निबंध आपका नॉलेज नहीं देखता है, निबंध ये देखता है कि आप में एक्सप्रेशन शैली क्या है,
किसी चीज को आप जानते हो, उस चीज को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो, भले ही आप कम इंफॉर्मेशन दो, लेकिन उसको बताने का जो तरीका होता है वो निबंध में देखा जाता है। इसलिए इसकी स्किल है। और प्रश्न का उत्तर लिखना और निबंध लिखना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्लियर है? तो ये गलती मत करना। और बाकी जब इसका बैच शुरू होगा तो हम एक एक करके आपके सामने आएंगे। क्लियर? मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, दो पेपर, जो पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 है, उसी पर हम लोगों का स्पेशल फोकस रहेगा। प्रैक्टिस रहेगी 2.5 से 3 महीने तक हम आपका ये चलाएंगे। इसमें हम आपका टेस्ट भी चलाएंगे, टेस्ट सीरीज भी इसकी चलेगी। जैसे मान लिया जाए मैंने कहा कि मैं ऐसे निबंध इसके पत्र लेखन से शुरू करूंगा, तो पत्र लेखन में क्या होगा कि मैंने आपको एक शासकीय पत्र बताया, होता क्या है, किन परिस्थितियों में जारी होता है, जो भी उसका है, फिर उसका आपके सामने उसका ड्राफ्ट रखा कि ऐसे ऐसे इसको लिखते हैं, और फिर मैं उस पर जो है आपको 1 या 2 पत्र आपको कराऊंगा। फिर मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, क्लास में दूंगा लिखने के लिए, और उसके बाद जब आप क्लास में लिखेंगे चेक होगा, फिर आपको घर के लिए भी दिया जाएगा। मंडे से लेकर के सैटरडे फ्राइडे तक हम जो है अपनी क्लास को पढ़ाएंगे, और सैटरडे को जो है हम आपका उसका फिर अलग से भी टेस्ट लेंगे। इसमें मेन काम है प्रैक्टिस की, आप लिख कैसे रहे हो, वाक्य विन्यास कैसे बना रहे हो, सही जा रहा है गलत जा रहा है, जब तक उसको हम चेक करके आपको फीडबैक नहीं देंगे तब तक जो है इसमें रिफॉर्म नहीं होगा। तो इन चीजों पर काम करना है। हमारी पूरी टीम मिलकर के आपके साथ काम करेगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां भी। और आप लोग हार्डवर्क के साथ काम करो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग 23 तारीख से क्लास स्टार्ट करेंगे और 23 तारीख से फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।